प्यारे प्यारे बच्चों, डीप सिंह क्लासेस प्रयागराज में जो गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें ऑलरेडी टेस्ट नंबर जो 12 हुआ था उसमें 45 क्वेश्चन जो फिजिक्स के थे उसमें हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था, जिसमें कि मॉडर्न फिजिक्स के 3 टॉपिक आए थे: एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड एटम न्यूक्लियाई। ओके, तो इसमें जो 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए थे उसके बाद से 15 क्वेश्चन और इसके सोल्यूशन आज आपके वीडियो मिल जाएंगे 16 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज 81, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी यानी एक्साइलम आर, एक्साइलम आर का वैल्यू 81 है और म्यू आर का वैल्यू 1 दिया है और लाइट स्पीड होता है प्यारे बच्चों 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो उस मीडियम में लाइट स्पीड पूछ रहा है ना, वाटर में लाइट स्पीड पूछ रहा है। तो यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें, V इज इक्वल टू C अपॉन रूट ओवर म्यू आर इंटू एक्साइलम आर। किसी मीडियम लाइट स्पीड इज इक्वल टू वैक्यूम लाइट स्पीड अपॉन रूट ओवर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। अब कितना आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से C का वैल्यू रख दो 3 × 10 पावर 8, ओके, अपॉन रूट ओवर म्यू आर का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 81, 3 × 10 पावर 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 × 10 पावर 8। अब अगर यहाँ से देखें तो 1 अपॉन 3 का वैल्यू हो गया 0.33 × 10 पावर 8, तो एक जीरो आके इसमें सेट हो जाएगा, तो 3.3 × 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगा। तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। V इज इक्वल टू C अपॉन रूट ओवर म्यू आर इंटू एक्साइलम आर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पूछ रहा है, किस डायरेक्शन प्रोपोगेशन होगा, इस पे विशेष ध्यान दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसकी विशेषता क्या है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकालने का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो C होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये हमेशा E क्रॉस B से आता है। इससे डायरेक्शन देखते हैं, है ना। बाकी C का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू E0 अपॉन B0, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है तो इससे फाइंड करेंगे, लेकिन ये जो होता है E क्रॉस B, E और B का क्रॉस प्रोडक्ट, इससे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पता चलता है। तो यहाँ से अगर इसका हम लोग देखें तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा I है और देखो K है, तो I और K का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो वेक्टर का अगर कॉन्सेप्ट देखें क्रॉस प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर होता है प्यारे बच्चों I, यहाँ J और यहाँ K। तो आप देखो ना I क्रॉस K चाहिए, तो देखो I क्रॉस K इज इक्वल टू होता है -J। अपोजिट चलोगे तो क्या आएगा, -J। और वही अगर I क्रॉस J होता तो क्या होता, K। J क्रॉस K I, K क्रॉस I J, लेकिन ये क्या है I क्रॉस K, तो I क्रॉस K जो होगा वो -J होगा, है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आप डायरेक्शन निकाल नहीं पाओगे अगर आइडिया नहीं है ना। डायरेक्शन हमेशा E और B के क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला जाता है, B क्रॉस E नहीं, E क्रॉस B से। तो ये आंसर दिख रहा है, देख लो -J। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन थ्योरेटिकल। 18 क्वेश्चन, मैच द कॉलम फर्स्ट और सेकंड का मैचिंग करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। और इसमें यूज दिए हैं, देख रहे हो, इंफ्रारेड वेव, रेडियो वेव, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज क्या है,
अब कुछ बच्चे इसमें परेशान होंगे कि हम बैठ के यूज याद करें। नहीं बेटा, याद नहीं करना है यूज। इसमें खास बात ये देखना है कि अगर इसमें थोड़ा बहुत भी नॉलेज आपको है तो ये तुरंत आप इस क्वेश्चन को मैचिंग कर सकते हैं, जिसमें कि आप देख रहे हो कि भाई रेडियो वेव जो होता है, रेडियो वेव क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में आप देखो तो ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी क्यू की मैचिंग किससे होगी, देखो सेकंड से। क्यू की मैचिंग सेकंड से है, और क्यू यहाँ पर क्या है, क्यू की मैचिंग सेकंड से। तो देखो ए में दिया है और सेकंड किस में दिया है, सी में दिया है। बाकी बी पर आपको विचार नहीं करना है, डी पे विचार नहीं करना है, इसलिए आंसर मिल जाता है ना। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर देखो क्यू की मैचिंग किससे है, सेकंड से। अब पी फर्स्ट, आर थर्ड, एस फोर्थ। अब अगर इससे भी मिलान करो तो मिल जाता है। जैसे पी का फर्स्ट से मैचिंग है, तो पी का फर्स्ट से मैचिंग देखो इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड जो होता है प्यारे बच्चों, ये हीट रेडिएशन होता है। तो हीट रेडिएशन ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन के लिए यूज होता है, एकदम ये सही है ना। एक्सरेज, देखो एक्सरेज का यूज होता है ना टू डिटेक्ट फ्रैक्चर ऑफ बोन। आप नहीं कभी पढ़े हो तभी भी ये समझ में आ रहा है कि कहीं भी हड्डी में टूट फूट हो जाता है तो हम लोग एक्सरे कराने जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो एक्सरेज का यूज कहां पर है प्यारे बच्चों, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर ऑफ बोन। अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर से ओजोन लेयर आते हैं, वो अल्ट्रावायलेट का जो लेयर है वो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से इसके मैचिंग दिख रही है, पी का फर्स्ट, क्यू का सेकंड, आर का थर्ड और एस का फोर्थ। ए ऑप्शन इसमें सही है, सी यहाँ पे गलत है। तो इसमें ये कोई जरूर नहीं है कि एकदम सबका यूज आपको डायरेक्ट पता भी हो, है ना, बस थोड़ा बहुत सुने भी हो तो मैचिंग हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें बिना घबराए, बिना परेशान हुए आप देखिए तो आंसर इसमें दिखता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लाइट एंड डिफर फ्रॉम ब्लू लाइट। देखो रेड कलर का जो लाइट होता है ब्लू कलर के लाइट से किस तरह से डिफर है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट वेवलेंथ। बिल्कुल आप विबग्योर में वायलेट से रेड की तरफ चलिए तो क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी घटती है। इसका मतलब अगर आप लाइट का कलर चेंज कर दें तो उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दोनों क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो रेड और ब्लू का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग वेवलेंथ है। तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों में क्या है, डिफर हैं। और यहाँ है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ। जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाएगा तो वेवलेंथ सेम रह नहीं सकता। सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट वेवलेंथ, देखो ये भी गलत है। सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ, ये भी गलत है। दो अलग अलग कलर के लाइट का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि विबग्योर में जो विजिबल लाइट है उसमें वायलेट से जब रेड की तरफ हम लोग जाते हैं तो सबको पता है कि वेवलेंथ इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। तो इस हिसाब से इसमें ए ऑप्शन सही है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये सब हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड। इसके बाद से है 20 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर क्वांटम द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो देखो इंक्रीजिंग एनर्जी के टर्म हमको लिखना है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें दिख रहा है, देखो ब्लू लाइट ये क्या है, विजिबल लाइट है, येलो लाइट ये भी विजिबल लाइट है, रेडियो वेव है, एक्स रेज है। तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जेटिक क्या है, एक्स रेज, क्योंकि होता है ना बेटा गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, ये सीक्वेंस होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक क्या है, एक्स रेज। हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखना है, नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, सबसे ज्यादा एनर्जी बाद में लिखना है, सबसे पहले कम एनर्जी पहले लिखना है। तो सबसे लास्ट में जाएगा सी, सबसे लास्ट में सी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो बी में भी है, डी में भी है और ए में भी है, ये गलत हो गया। ओके, और सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम एनर्जी किसका होगा बेटा, रेडियो वेव का, है ना। तो सबसे पहले डी आना चाहिए। तो सबसे पहले डी देखो यहाँ पर है और यहाँ पर ए है और यहाँ क्या है, बी है। तुरंत समझ में आ गया कि ए ऑप्शन इसमें सही है। और ब्लू और येलो जो होंगे वो बीच में आ जाएंगे। इसमें भी ब्लू और येलो में अगर विबग्योर देखें तो ब्लू का जो एनर्जी है वो येलो से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर हम देख लें कि पहले डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर क्या आएगा, सी आएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे होता है ना विबग्योर, देख लो, है ना। तो यहाँ पर आप देख लो, जैसे आप आगे बढ़ोगे, है ना, एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। ये अगर आइडिया है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं।
इसी तरह से गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अगर ये सीक्वेंस याद है तो इसके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ये भी बेटा वेवलेंथ पर रिलेटेड क्वेश्चन है। द करेक्ट मैच बिटवीन द एंट्रीज इन द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। रेडिएशन दिया है और इसका वेवलेंथ दिया है। अब कई स्टूडेंट यहाँ पे परेशान हो जाएंगे कि हम किस तरह से बैठ के वेवलेंथ रटें। कुछ नहीं रटना है प्यारे बच्चों, बस ये आइडिया होना चाहिए कि किसका वेवलेंथ कम होता है, किसका ज्यादा होता है। अब तो इसमें दिख रहा है प्यारे बच्चों, देखो माइक्रोवेव, रेडियो, गामा रेडिएशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव एंड एक्स रेज। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा एनर्जेटिक क्या दिख रहा है? सबसे ज्यादा एनर्जेटिक क्या गामा रेडिएशन नहीं दिख रहा है? ये तो आइडिया रहना चाहिए ना भाई, सबसे पहले गामा आता है तब एक्स रेज आता है, तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, है ना। एनर्जेटिक है तो वेवलेंथ सबसे कम होगा। इसमें ढूंढो सबसे कम वेवलेंथ किसका है, तो देखो सबसे कम वेवलेंथ ये दिख रहा है, यानी बी की मैचिंग सीधे सेकंड से होगी। यही वेवलेंथ देखो सबसे कम है 10⁻15 मीटर, यानी बी की मैचिंग सेकंड से होगी। तो बी की मैचिंग सेकंड में कहाँ दिख रहा है? देखो बी फर्स्ट, बी थर्ड, ये गलत हो गया। अब बी की मैचिंग देखो यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है। अब थोड़ा सा सी और डी में हम लोग को विचार करना है। सी में और डी में हम लोग को क्या करना है प्यारे बच्चों? विचार करना है। अब देखो, अब गामा रेज से कम जो एनर्जेटिक है वो एक्स रेज है। तो गामा रेज से जो कम थोड़ा सा वेवलेंथ जो ज्यादा होगा, है ना, थोड़ा सा ज्यादा, वो एक्स रेज के लिए होगा। तो उससे ज्यादा क्या दिख रहा है? देखो थर्ड। इसका मतलब जो एक्स रेज का मैचिंग होगा वो किससे होगा? थर्ड से होगा, 10⁻10। तो यहाँ पर बी का सेकंड है तो डी का थर्ड होना चाहिए। अब डी का थर्ड आप देख रहे हो कि यहाँ दिखाई दे रहा है किस वाले में? डी ऑप्शन में। इतने से ही मिल गया, अब आगे आपको सोचना ही नहीं है। और सबसे कम एनर्जेटिक इसमें प्यारे बच्चों रेडियो वेव है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का होगा, यानी 100 मीटर होगा। इसके लिए यहाँ पर सी के मैचिंग फर्स्ट से होनी चाहिए और सी के मैचिंग यहाँ फर्स्ट से दिख रहा है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इस तरह से अगर आपको वेवलेंथ नहीं भी याद है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है वेवलेंथ का। तो उस हिसाब से मैचिंग यहाँ पर मिल गया। और इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट इससे क्वेश्चन छोड़ देता है। वो सोचता है कि हमको रटना पड़ेगा, कुछ नहीं रटना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है मन में। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं? सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में दिए जाते हैं कि इससे आप सीखो। यहां पर भी देखिए, विच ऑफ द 22 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, है ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में आपको लिखना है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि भाई विजुअल रेडिएशन के बाद से एक्सरेज है। भाई एक्स विजुअल से ज्यादा एनर्जेटिक एक्सरेज है, तब ज्यादा एनर्जेटिक एक्सरेज है तो वेवलेंथ कम होना चाहिए। यहाँ क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। वैसे ही ऑप्शन गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन देखें तो गामा रेज, चलो भाई गामा रेज सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है तो उसका वेवलेंथ सबसे कम, हाँ उससे कम एनर्जेटिक एक्सरेज होता है तो वेवलेंथ बढ़ गया। उससे ज्यादा वेवलेंथ विजुअल का है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ माइक्रोवेव का है, तो दिख रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक एक्सरेज का है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वेवलेंथ उसका कम होगा। उससे कम एनर्जी एक्सरेज की होती है, इसलिए इसका वेवलेंथ थोड़ा ज्यादा हो गया। उससे कम एनर्जी विजुअल की होती है तो वेवलेंथ और बढ़ गया। उससे कम एनर्जी माइक्रोवेव की होती है, वेवलेंथ और बढ़ गया। यहाँ देखो एक्सरेज देन गामा रेडिएशन, उल्टा कर दिया, है ना। इसका वेवलेंथ कह दिया कि ज्यादा है, इसका वेवलेंथ कम है, जबकि उल्टा होता है, इसलिए गलत हो गया। देखो ये भी गलत हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन खूब एग्जाम में आते हैं जिसमें कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ को मन में रख करके ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी वे में दे सकते हैं। ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। द एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, दोनों का जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? एकदम इक्वल होता है, ठीक ना। एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये बराबर होता है म्यू नॉट, सॉरी
एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बराबर होता है बी नॉट का स्क्वायर अपान 4 म्यू नॉट। ये दोनों एकदम से इक्वल होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है। इन दोनों का अगर सम कर लो तो टोटल एनर्जी डेंसिटी आ जाता है, इसलिए इसमें आंसर है प्यारे बच्चों सी। एनर्जी डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट और मैग्नेटिक फील्ड पार्ट दोनों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इक्वल होता है। ये खूब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड पार्ट का इक्वेशन दिए हुए हैं, तो कह रहे हैं देन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों C इज इक्वल टू होता है E नॉट अपान बी नॉट। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब E नॉट ये पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, C में बी नॉट से मल्टीप्लाई कर देना है। C का वैल्यू 3 × 10⁸ और बी नॉट का वैल्यू यहाँ से देखो दिख रहा है, ये है बी नॉट। तो बी नॉट का वैल्यू है 100 है, ये है ना 100 है। तो यहाँ 100 लिख लेते हैं, 100 × 10⁻⁻6। तो यहाँ से आ गया 3 × 10 पावर, यहाँ से -4 इसमें आकर के 10⁴ आ गया, और इतना न्यूटन पर कूलम का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 3 × 10⁴ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, बी नॉट है। अब बी नॉट से हम लोग आराम से ई नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, है ना। तो इस वाले फॉर्मूले से सी का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन स्पीड निकालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, लेकिन सी बराबर ई क्रॉस बी से डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन देखते हैं, ये ध्यान में रहना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम। तो ये भी कहानी अभी जो पीछे आप क्वेश्चन किए वही अभी है, देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, है ना। क्वेश्चन तो वही अभी हो गया, है ना। वो यू के फॉर्म में दिया था, थ्योरी के फॉर्म में दे दिया है। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी यू ई ये इक्वल होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यू बी। ये क्लास में विशेष रूप से डिराइव करके सब बताया गया था। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट और मैग्नेटिक फील्ड पार्ट का जो एनर्जी डेंसिटी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, दोनों इक्वल होता है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला लिख करके इसको बताया है। 26 नंबर क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इन ट्रेवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज पीक वैल्यू। देखो मैग्नेटिक फील्ड का प्यारे बच्चों पीक वैल्यू ये दिए हुए हैं, यानी बी नॉट। बी नॉट का वैल्यू दिया है 20 नैनो टेस्ला, यानी 20 × 10⁻⁻9 टेस्ला। ओके, तो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी ई नॉट का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो लगा दो फॉर्मूला, C इज इक्वल टू ई नॉट अपान बी नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ई नॉट इज इक्वल टू C × बी नॉट। ओके, C का वैल्यू आप लिख लीजिए 3 × 10⁸, बी नॉट का वैल्यू दिया है 20 × 10⁻⁹ टेस्ला, है ना। तो ये आ गया 60 × 10⁻⁻1 इक्वल टू 6 वोल्ट पर मीटर, या कह सकते हो 6 न्यूटन पर कूलम, है ना, कुछ भी कह सकते हो। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस पर खूब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। इस फॉर्मूले को याद रखिए और इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, गामा रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन ये बीटा जो रेज है ना, इस पर चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। अल्फा बीटा ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, लेकिन वही एक्स रेज गामा रेज
विजुअल रेडिएशन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोवेव, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इसका आंसर क्या है? सी। ये भी देखा जाए तो एप्लीकेशन का ही क्वेश्चन है 28। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। ये लिस्ट फर्स्ट दिया है अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरेज। लिस्ट सेकेंड में स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, स्टलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, रडार सिस्टम। देख रहे हो? तो इसमें अगर देखा जाए तो एक्सरेज, देख रहे हो? एक्सरेज जो है ये फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने में भी यूज होता है और डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की स्टडी में एक्सरेज ही यूज होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, इसके हेल्प से एक्सरेज एक ऐसा रेडिएशन होता है जिसके हेल्प से डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की मेजरमेंट करते हैं 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा से, और इसमें एक्सरेज यूज होता है। तो ये समझ में आ गया कि जो D वाला है उसकी मैचिंग किससे है? फर्स्ट से है। D की मैचिंग फर्स्ट से है, तो D की मैचिंग फर्स्ट से। ओ डियर, ये तो सीधे सीधे पहला ऑप्शन मिल गया, क्योंकि D की मैचिंग फर्स्ट से बस एक ही जगह ही दिया है। अब उसके बाद से तो मिल ही जाएगा। A का मैचिंग थर्ड से तो दिखा रहा है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थर्ड है ना। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये वाटर के प्योरिफिकेशन में भी यूज होता है, तो वही स्टलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी सही है। और B की मैचिंग फोर्थ से है, तो B की मैचिंग फोर्थ से, यानी माइक्रोवेव, ये रडार सिस्टम यूज होता है ना। इसके बाद से C की मैचिंग सेकंड से है, यानी इंफ्रारेड का यूज, इंफ्रारेड हीट रेडिएशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में यूज होता है, एकदम सही है। और D की मैचिंग किससे है? फर्स्ट से। तो देख रहे हो, एक दो भी अगर आपको नॉलेज है, थोड़ा भी सुने हो, तो ये जब लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसानी से क्या हो जाते हैं? सॉल्व हो जाते हैं। ओके, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आते हैं तो निश्चित आप उसको सॉल्व कीजिए, एकदम घबराइए नहीं, आंसर दिखता है, क्वेश्चन ही आपको सॉल्यूशन का हेल्प करेगा। 29 नंबर क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड टाइप क्वेश्चन है। इन हाइड्रोजन एटम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, है ना। कह रहा है कि इन हाइड्रोजन एटम द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी। देखो प्यारा बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तब वह रेडिएशन को एमिट करता है। लोअर एनर्जी से जब हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाता है, रेडिएट नहीं करता। यहाँ क्या कह रहा है कि वो रेडिएट कर रहा है ना। तो लोअर एनर्जी लेवल से जब हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो रेडिएट नहीं करेगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या है प्यारे बच्चों? इनकरेक्ट है। लेकिन इसके बाद से स्टेटमेंट सेकंड देखें तो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल एसोसिएटेड बाय फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इतना। तो जब वह हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो जो दोनों एनर्जी लेवल का एनर्जी का डिफरेंस होता है उतना एनर्जी को रेडिएट करता है, तो बराबर H हो जाता है, और ये वैल्यू हो जाएगा हाई एनर्जी लेवल E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H। तो जो रेडिएशन निकलता है उसकी फ्रीक्वेंसी होगा E2 माइनस E1 अपान H। इस तरह से देखा जाए तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वह इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ये करेक्ट है। और ऐसा हम लोग को देखो डी ऑप्शन दिख रहा है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इस तरह से डी ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। 30 नंबर क्वेश्चन अगर देखें, 30 नंबर क्वेश्चन कि इफ द फोर्स बिटवीन इन द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट एंड द प्रोटॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज F, then the force between them when the electron is in the second orbit। तो देखो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में चूंकि प्रोटॉन होता है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो फोर्स है वो F है और सेकंड ऑर्बिट में फोर्स पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का प्यारे बच्चों फोर्स अगर F है, अब अगर सेकंड ऑर्बिट में आप चले जाओ तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो R होगा, तो सेकंड ऑर्बिट का जो रेडियस होगा पता है आपको कि भाई सेकंड ऑर्बिट का जो रेडियस होता है फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस का स्क्वायर पे जाता है, इसलिए इसका जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा? इसका r का स्क्वायर, यानी उसका सेकंड ऑर्बिट का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4r हो जाएगा। क्योंकि जो रेडियस का रेशियो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में अलग अलग ऑर्बिट का 1
और उसका स्क्वायर, फिर सेकेंड ऑर्बिट का 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 ऑर्बिट का स्क्वायर 9, तो इस तरह से 1, 4, 9, 16 का रेशियो होता है। तो सेकेंड ऑर्बिट का जो रेडियस होगा पहले वाले ऑर्बिट के रेडियस के रिस्पेक्ट में 4 गुना होगा, और जब डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा तो ऐसे में कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन R स्क्वायर से जब डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा R स्क्वायर में, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 टाइम्स। इस तरह से जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स कम हो जाएगा। इस तरह से जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, F/16 होगा, क्योंकि जो फोर्स होता है वो R स्क्वायर के क्या होता है, इन्वर्सली होता है। तो जब ये 4 गुना रेडियस बढ़ रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/16 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो रेडियस का रेशियो होता है 1, 4, 9 और 16 का रेशियो, ये पैराबोलिक फॉर्म में रेडियस बढ़ता है। ओके, तो इस तरह से इसमें कितना आंसर है, F/16। तो इस तरह से प्यारे बच्चों देखा जाए तो आज के वीडियो में हमने जो टेस्ट नंबर जो 12 हुआ था उसमें फिजिक्स में जो 45 क्वेश्चंस थे उसमें से 16 नंबर क्वेश्चन से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक आज 15 क्वेश्चन हमने क्या करा दिया, सॉल्व करा दिया। अब जल्द ही आपको 1-2 दिन में अगला वीडियो जो मिलेगा उसमें जो 15 क्वेश्चन और हजार हैं उसका भी सोल्यूशन हम करा देंगे। इस बात से 13 नंबर टेस्ट अब होने ही जा रहा है, फिर 13 नंबर टेस्ट का सोल्यूशन अपलोड होगा जिसमें कि पूरे मॉडर्न फिजिक्स आ रहा है। तो प्यारे बच्चों खूब बढ़िया से पूरा मॉडर्न फिजिक्स रिवाइज करके आके बढ़िया से टेस्ट दीजिए, जिससे कि एग्जाम में मॉडर्न फिजिक्स से जो क्वेश्चंस आवे वो निश्चित आप उसको सॉल्व कर ले जाएं, क्योंकि कम से कम 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं। और बार बार टेस्ट देने से, टॉपिक तैयार करने से एग्जाम में पूरी संभावना होगी कि जो क्वेश्चंस आएंगे आप निश्चित उसको सॉल्व करेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि उनके सामने आ जा रहा है तो वो क्वेश्चन देखें, उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर ना कर पाएं तो वीडियो तुरंत देख लें सोल्यूशन और इसका फ़ायदा उठावें। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों में खूब शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो निश्चित है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।